कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर एकेडमी को और करे अपने GPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इसके बाद जो है अपन जो दूसरा वो है रेगुलेटिंग एक्ट को लगभग पढ़ लिए थे अपन, है ना। आज बाकी चीजों को पढ़ेंगे जो उसमें आ जाएंगे। हेडिंग बना लीजिएगा। दूसरा क्या था अपना? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया की 1784। पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ खास नहीं था, बस ये था कि इससे पहले क्या था कि जो ब्रिटिश भारत था वो किसका था? कंपनी का था। ब्रिटिश भारत था, ब्रिटेन जहां पर मतलब कंपनी जहां पर कब्जा की थी, ऐसा माना जाता था कि ये सब किसके क्षेत्र है? आपका कंपनी के क्षेत्र है। कंपनी से राजस्व वसूलती थी, कंपनी सारा चीज क्या करती थी। अब तक कोई ब्रिटिश सरकार ने दावा नहीं किया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटेन सरकार ने कहने लगी कि कंपनी वहां पर जो जिन भी भू क्षेत्रों का अधिग्रहण करती है या किन भी भू क्षेत्रों को क्या करती है, अपने कब्जे में लेती है, ये क्या होगा? ब्रिटिश क्षेत्र कहलाएगा। पहली बार क्या कह रही है वो कि वो ब्रिटिश क्षेत्र कब कहलाएगा? जो कंपनी के ने कब्जा किया था जिन क्षेत्रों को, वो सारे क्षेत्र क्या हो जाएंगे? ब्रिटिश क्षेत्र कहलाएंगे, न कि कंपनी के क्षेत्र कहलाएंगे, वो भू क्षेत्र। और दूसरी इसमें क्या गया कि इसमें जो कंपनी का पहले कार्य हुआ करता था, वो कंपनी के कार्य में पहले न तो प्रशासनिक नियंत्रण हुआ करता था और न ही किसी अन्य तरह के राजस्व मामले में नियंत्रण हुआ करता था। किसका? ब्रिटिश सरकार का। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ये कहने लगी कि कंपनी के जो कार्य भी होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य भी होंगे, वो प्रशासनिक कार्य कहा जाए या राजस्व मामले में जो भी कार्य होंगे, वो ये माने जाएंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और चूंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, तो अब ब्रिटिश सरकार उनमें क्या स्थापित करेगी? नियंत्रण भी स्थापित करेगी। क्योंकि किसका नाम खराब होगा? ब्रिटिश सरकार का नाम खराब होगा, कंपनी का तो कुछ नहीं जाएगा। तीसरा इसमें कहा गया कि जो व्यापारिक और प्रशासनिक क्रियाकलाप है, भाई कंपनी के पास दो काम करना था उनको। एक तो भू क्षेत्र वो अर्जित करने लगे थे, तो भू क्षेत्र अर्जित करने लगे थे, वहां पर उनका कैसा काम होने लगा था? प्रशासनिक काम होने लगा था, वहां का प्रशासन भी देखते थे। दूसरा, कंपनी का मेन काम क्या था? व्यापार करना, लाभ कमाना। तो ये व्यापारिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को दोनों को अलग कर दिया गया। अब जो दोनों को अलग कर दिया गया, तो जो प्रशासनिक वर्ग है, प्रशासनिक काम के लिए एक अलग मंडल बनाया गया, और जो व्यापारिक कार्य थे उनके लिए तो पहले से एक मंडल था, निर्देशक मंडल, पहले से वो मंडल था। तो प्रशासनिक कार्यों के लिए एक नया मंडल बनाया गया जो 6 सदस्यीय हुआ करता था। कैसे, कितना सदस्यीय होता था? 6 सदस्यीय कार्य हुआ करता था। अब ये कहा जाए कि अब ब्रिटिश भारत पर 2 लोगों का शासन हो गया। एक तो कंपनी के निर्देशक मंडल का शासन हो गया और एक ब्रिटिश सरकार के निर्देशक मंडल का शासन हो गया, जो 6 सदस्यीय समिति होती थी। ठीक। दूसरा इसमें क्या किया गया कि इनमें जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अभी पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया लगा। तो गवर्नर जनरल की परिषद में पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, उनको घटाकर 3 कर दिया गया। उनको घटाकर कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। और साथ में यह प्रदान किया गया कि जो गवर्नर जनरल जो भारत का प्रशासन संभाल रहा है, उसको युद्ध के मामले में, प्रशासन के मामले में, राजस्व के मामले में या नागरिक सेवाओं के मामले में वो क्या कर सकता है? अधीक्षण कर सकता है, मतलब वो चेक कर सकता है। मतलब कंपनी, क्योंकि वो अब किसका प्रतिनिधि कहलाने लगा? ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि कहलाने लगा। कंपनी का प्रतिनिधि तो पहले से भी था, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो कंपनी का प्रतिनिधि पहले से मौजूद था। अब किसका भी प्रतिनिधि बन गया? वो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि मिल गया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि हो गया, तो नागरिक मामले में, सैन्य मामले में, प्रशासन के मामले में, सभी मामले में क्या करने लगा? वो अधीक्षण, मतलब नियंत्रण, पर्यवेक्षण का जिम्मेदारी उसको मिल गई। तो 1784 का पिट्स इंडिया पहला उसको क्रम से लिख लिया। मेन इतना ही है, मुख्य रूप से मान लिया जाए कि अब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में 2 लोगों का शासन स्थापित हो गया, एक ब्रिटिश सरकार का और एक कंपनी का। और ब्रिटिश सरकार और कंपनी के शासन, दोनों लोगों का शासन था। उनका जो नेतृत्व करता हुआ वो एक ही आदमी था, वो कौन था? गवर्नर जनरल।
निर्देशक मंडल दोनों के अलग अलग थे, लेकिन दोनों का हेड कौन हुआ करता था? गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसको दोनों काम प्राप्त थे। सैनिक भी मामले थे, असैनिक मतलब युद्ध वगैरह मामले भी वो देख लेता था, दोनों मामले देख लेते थे। उसको क्रम से अपन लिखते हैं, जो अपन चर्चा की उसी को एक एक करके लिखते हैं। पहला लिखिएगा, कंपनी द्वारा जो अधिग्रहित है, कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्र पर, भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन किसको कहते हैं? सम्राट को। कोई भी हो, महारानी भी हो सकती है, जो भी उस समय है, क्योंकि वहां पर लिंग भेद नहीं चलता है। महाराजा है तो महाराजा है, महारानी है तो महारानी है। महाराजा पहले रहते हैं, महाराजा चले गए, फिर महारानी राज्य संभालती है, इसके बाद फिर बेटा लोग संभालेंगे। ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व का प्रथम दावा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ब्रिटेन ने पहली बार भारतीय भूभाग पर क्या किया? जो कब्जा किया था किसने? कंपनी ने कब्जा किया था। उस भूभाग पर कहा कि ये हमारा दावा है, क्योंकि कंपनी किसकी है? ब्रिटेन की कंपनी। तो ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटेन के अधिकार से आई हुई है, ब्रिटेन ने उसको ये अधिकार दिया है कि यहाँ कंपनी स्थापित करे। इसलिए कंपनी जो भी यहाँ पर भू क्षेत्र स्थापित करेगी, वो भू क्षेत्र किसका हो जाएगा? ब्रिटेन का हो जाएगा, न कि कंपनी का व्यक्तिगत होगा। पहले कंपनी का व्यक्तिगत हुआ करता था, लेकिन अब किसका हो जाएगा? कंपनी उस पर मात्र प्रशासन कर रही है, अधिकार किसका है? ब्रिटिश का है, ब्रिटिश क्राउन का है, यानी सम्राट का है। और साथ में कंपनी अधिकृत क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया गया? ब्रिटिश क्षेत्र। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो भी कंपनी ने शासन स्थापित किया था, जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था, वो अब ब्रिटिश क्षेत्र हो गए। पहला दावा, ठीक। दूसरा कि ब्रिटेन की सरकार को भारत में कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्य पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। ब्रिटेन जो है भारत में कंपनी द्वारा जो है जो किए जाने वाले जो भी कार्य है, और वो कार्य कौन कौन से हुआ करते थे? दो तरह के कार्य होते थे, एक तो प्रशासन और दूसरा क्या था उसका? व्यापार। तीसरा कोई और कार्य करते थे क्या? नहीं, दो ही काम किया करते थे। एक प्रशासन का काम किया करता था कंपनी, यहां पर क्योंकि भू क्षेत्र को उसने क्या कर लिया था? कब्जे में रखा हुआ था। तो जिन क्षेत्रों पर भू क्षेत्रों पर कब्जा था उन पर प्रशासन करता था, और जिन क्षेत्रों पर कब्जा था उनका वहां से राजस्व वसूलता था। दोनों काम किया करता था। अब इन कामों पर किसका नियंत्रण स्थापित हो गया? ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन ने क्या कर दिया? भारतीय भू क्षेत्र को स्वयं का क्षेत्र घोषित कर लिया, यानी कंपनी के क्षेत्र को किसका घोषित कर लिया? अब स्वयं का क्षेत्र घोषित कर लिया। तो इस तरीके से उन पर उनका क्या हो गया? कब्जा हो गया। इसके लिए कंपनी, चूंकि दो काम थे, प्रशासन का काम अलग था और व्यापार का काम अलग था, तो प्रशासन कंपनी के प्रशासनिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। दोनों को कार्यों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया गया। जब अलग अलग कर दिया गया तो दोनों अलग अलग काम करने लगे, अलग अलग विभाग हो गया दोनों का व्यवस्था क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसके लिए एक, चूंकि व्यापार का काम तो पहले से चल रहा था ना, व्यापार के लिए अपन ने पहले ही पढ़े थे, एक हितधारकों का मंडल था, एक कोर्ट ऑफ क्या था? डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, दो कोर्ट हुआ करते थे। तो जो व्यापार काम तो आसानी से चलने लगा,
लेकिन अब प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को अलग करने लगा, तो उसके लिए उनके नियंत्रण एवं प्रशासन के लिए एक 6 सदस्यीय अलग नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। ठीक, नियंत्रण मंडल स्थापित हो गया, तो अब कंपनी का व्यापार तो रहा ही रहा, जैसे कंपनी व्यापार कर रही तो वैसा करते रही। साथ में प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए या पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक और निर्देशक मंडल हुआ, जो कितना 6 सदस्यीय हुआ करता था, 6 सदस्यीय हुआ करता था। अब चूंकि ये 6 सदस्यीय समिति बन गई, इसलिए गवर्नर जनरल की जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, ये कहां का गवर्नर है, बंगाल का, जो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय समिति थी, उसमें से एक सदस्य घटाकर कितना कर दिया गया, 3 सदस्य कर दिए गए। चार सदस्यीय समिति को घटाकर क्या कर दिया गया, 3 समिति कर दिया गया। और इस समिति को क्या किया गया, युद्ध, नागरिक सेवा, व्यापार और कौन कौन से हैं, राजस्व एवं संधि समझौता। एक और है रियासतों का अधिग्रहण। संबंधी समस्त अधिकार क्या किए गए, सौंप दिए गए। बस। अच्छा, एक चीज और भी है कि गवर्नर जनरल की 4 सदस्यों को तो क्या कर दिया गया, कम करके 3 कर दिया गया, और उन सदस्यों को लगभग सारे अधिकार, लगभग सब अधिकार जो इस क्षेत्र में थे, कौन कौन से, एक तो युद्ध करने का दूसरे राजाओं से, नागरिक संबंधी जो सिटीजन जो अधिकार दिए गए थे सारे अधिकार उनके पास था, सेवा व्यापार वगैरह करने का भी अधिकार दे दिया गया उनको, राजस्व वसूलने के भी अधिकार दे दिए गए, किसी दूसरे राज्य से संधि समझौता अगर करना है तो भी, और या किसी रियासत को, रियासत में समझ रहे हैं जो उस समय जमींदारों के अधीन हुआ करते थे, राजाओं के अधीन, या फ्यूडेटरी चीफ कहा जाता था इनको, क्या कहा जाता था, फ्यूडेटरी चीफ कहा जाता था। उस समय रियासतों की संख्या आजाद, जिस समय देश आजाद हुआ उसमें रियासतों की संख्या कितनी थी, 562 के आसपास थी, 562 के आसपास थी रियासत। तो उन सारे रियासतों के साथ उनको अधिग्रहण अगर करना है तो कौन, किसको, उसकी जिम्मेदारी किसको दे देगी, बंगाल के गवर्नर जनरल की जिम्मेदारी दी गई। वो लोग चाहें तो उसका क्या कर सकते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल अधिग्रहण वगैरह का काम कर सकते हैं। और ये स्थिति जो है लगभग, कौन सी स्थिति, ये नियंत्रण मंडल वाली जो 6 सदस्यीय समिति थी, इससे अब यह तय हो गया कि ब्रिटेन में कंपनी का शासन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। इसमें कौन सा सदस्य, यहां पर ध्यान रखिएगा, पहला एक नियंत्रण था कंपनी का नियंत्रण मंडल, और दूसरा क्या हो गया, क्राउन का नियंत्रण मंडल। ये दोनों मंडल जो है ये लगभग 1858 तक ये लोग क्या करते रहे, दोनों शासन करते रहे, दोनों किसी न किसी रूप में कंपनी के नियंत्रण के रूप में, क्योंकि 1858 तक कंपनी का शासन तो रहा ही रहा। 1858 के बाद ही इसका ब्रिटिश आपका क्राउन का शासन यहां पर स्थापित होता है भारत में, इससे पहले कंपनी का ही शासन था। तो ये लगभग 1858 तक ये व्यवस्था चलती रही, 2 नियंत्रक मंडल रहे, और प्रोप्राइटर्स भी थे, लेकिन प्रोप्राइटर्स का क्या हो गया, उतना महत्व खत्म हो गया, उतना महत्व रहा नहीं गया, क्योंकि प्रोप्राइटर्स को कौन नियंत्रित करने लगा, ब्रिटिश सरकार खुद नियंत्रित करने लगी, क्योंकि प्रोप्राइटर्स वहीं के रहने वाले थे। ठीक, तो ये आपका क्या कहता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या क्या ध्यान रखना है, कंपनी का पहला अपना अधिपत्य दिखाने का दावा करने का दावा करता है, कंपनी के जो अधिकृत क्षेत्र है उनको ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और ब्रिटेन जो है वो भारतीय कंपनियों पर जो कार्य था उन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया, राजस्व मामले में भी और प्रशासनिक मामले में भी।
तीसरा याद रखना है कि कंपनी के जो प्रशासनिक और व्यावसायिक मामले थे उनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। प्रशासनिक मामले के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल स्थापित कर दिया गया। व्यापारिक मंडल पहले से था। अब कंपनी के 2 लोगों का शासन स्थापित हो गया, एक ब्रिटेन का जो है प्रतिनिधियों के नियंत्रक मंडल और एक व्यापार का जो कंपनी करती थी उनका नियंत्रक मंडल। और साथ में गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय समिति को क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया। और उनको लगभग सब अधिकार, व्यापार से लेकर युद्ध से लेकर संधि समझौता से लेकर रियासतों को विलीनीकरण से लेकर लगभग सब अधिकार दे दिए। ठीक। और गवर्नर जनरल वो कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल है। अभी भारत का गवर्नर जनरल नहीं बना है, वो कहां का गवर्नर जनरल है? बंगाल का गवर्नर जनरल है। ठीक, बस इसमें इतना ही। अगला कौन सा है? चार्टर एक्ट। कब का है चार्टर एक्ट? 1793 का। बहुत छोटा है। 1793 चार्टर एक्ट नहीं, इससे पहले 1786 में भी तो आया था एक, है कॉर्नवालिस का था ना 1786 में। उसको देख लीजिए पहले, छोटे छोटे हैं दोनों। 1786 का आपका क्या है? अधिनियम। (1786) के अधिनियम में कुछ खास नहीं हुआ। इतना हुआ कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है इस समय गवर्नर जनरल था। और कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल था तो गवर्नर जनरल को, मतलब कॉर्नवालिस को नहीं, किसको? गवर्नर जनरल को 2 तरह के अधिकार दे दिए गए। इसके कितने तरह के अधिकार दे दिए गए? 2 तरह के अधिकार, और भी कम विशेष परिस्थिति में। विशेष परिस्थिति में उनको क्या अधिकार दिए गए कि एक तो जो परिषद हुआ करता था उसके निर्णय को क्या कर सकता था? रद्द कर सकता था। किसके निर्णय को? परिषद के निर्णय को। परिषद मतलब दोनों को परिषद, जो नियंत्रक मंडल था, चाहे क्राउन का हो चाहे वो व्यापारिक हो, वो अगर परिषद है, उस परिषद के कोई अगर विचार, क्योंकि उनको सारा अधिकार दे दिया गया था ब्रिटिश इंडिया के 1784 के तहत ही, तो ये अगर कोई निर्णय निर्देशक मंडल लेता है तो निर्देशक मंडल के विचारों को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। इतना पावर रख सकता था। कब? लेकिन विशेष परिस्थिति में ऐसा कर सकता है। हमेशा जब मन आया तब ऐसा नहीं करेगा। विशेष परिस्थिति में उनको क्या कर सकता है? निर्णय को रद्द कर सकता है। और दूसरा इसको पावर दिया गया कि इसको प्रधान सेनापति के रूप में भी नियुक्त किया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल हो रहा था वो प्रशासनिक मामला तो पहले भी देखता था वो, लेकिन अब कैसा सेनापति होगा? प्रधान सेनापति होगा। बस इसमें इतना ही है। ठीक। तो कॉर्नवालिस के टाइम में 1700 कम सा टाइमिंग है, 1786 का अधिनियम आता है और इसमें खास गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को क्या कर सकता है? वो रद्द कर सकता है। और खुद वो क्या रहेगा? गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति भी रहेगा। बस इतनी ही बात बताई गई इसमें। इसके बाद दूसरा अधिनियम कौन था? चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 के तहत कंपनी के व्यापारिक कामों को, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को क्या होता था? कंपनी का जो है ना, जैसे 1600 में जब कंपनी का गठन किया गया था एलिजाबेथ काल में, तो कहा गया था कि आप 100 वर्षों तक व्यापार करना। 1600 में कितने वर्षों तक व्यापार करने के लिए कहा था? कि 1600 में कहा गया था कि आप 100 वर्षों तक आप व्यापार कर सकते हो पूर्व के साथ। ऐसे ही धीरे धीरे उनका समय बढ़ाया जाता था कि आप क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो, यहां पर इतने दिनों तक काम कर सकते हो। तो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को जो है और 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। सोलह सौ में बना था, 1793 आ चुका था, तो धीरे धीरे बढ़ाया गया। लेकिन यहां पर क्या बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों को और बढ़ा दिया गया इस अधिनियम चार्टर एक्ट 1793 के तहत कि कंपनी के कार्य क्या रहेंगे? व्यापारिक जो कार्य होंगे वो कैसे कार्य होंगे? 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिए जाते हैं। फिर एक और कहा गया कि जो कंपनी का निर्देशक मंडल होगा, किसका मंडल होगा? निर्देशक मंडल। कंपनी का निर्देशक मंडल व्यापारिक काम देखता है, भूलना नहीं।
तो जो कंपनी का निर्देशक मंडल होगा उनको पहले जो वेतन मिलता था उनको कौन देता था? कंपनी दिया करती थी। फिर कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी देगी। लेकिन अब कहा जाने लगा कि कंपनी का जो निर्देशक मंडल होंगे उनको जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। क्यों ऐसा कहा गया होगा? वित्तीय लाभ। और ज्यादा अंग्रेज क्या चाहते हैं कि हमको काम भी करना, पढ़ना करना, काम भी हम अपना करें लाभ के लिए, और पैसा हमको कौन दे? भारतीय दे, भारतीय राजस्व हमको प्राप्त हो। तो जो भी लाभ मिल रहा है भारतीय व्यापार पर, ठीक है। इसका पीडीएफ दुष्यंत है नहीं अपने पास ज्यादा, क्या है ना, छत्तीसगढ़ का और आपका जो है संविधान के है ना, मार्केट में बहुत सारे नोट्स है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और पीडीएफ ऐसा है कि बहुत सारी चीज तो ऐसा क्या है, जानकारी पॉइंट पॉइंट अपन लिख कर रखते हैं पढ़ाने के लिए। बहुत सारी चीज जो है आपको क्या है, कितना चीज को, संविधान बहुत सारा है, लंबा चौड़ा है, तो उसका नोट्स आपको कैसे उपलब्ध कराया जाएगा वो समझ से बाहर है, ठीक है। लेकिन जो भी उपलब्ध होगा मैं आपको जरूर दूंगा। दूसरे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं उनको संविधान का पीडीएफ चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 2 किताबों को मैं खुद पढ़ता हूं। एक आप अगर लेना चाहेंगे तो एक किताब को मैं पढ़ता हूं, लक्ष्मीकांत को पढ़ता हूं संविधान के लिए, और दूसरा क्या बोलते हैं उनको, बर्णवाल की किताब है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इन किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग मेरा मैटर मिल जाएगा आपको। शब्द वहीं से होते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि लगभग हर किताब में, दुनिया की किसी भी किताब में पढ़िए, ये सब चीजें उपलब्ध है, बिखरा हुआ है, तो कोई नोट्स की कमी नहीं है आपके पास। अब क्या किया गया, कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, और जो निर्देशक मंडल थे उनको वेतन कहां देने की व्यवस्था कर दी गई कि भारतीय व्यापार पर ये लोग उनको व्यापार मिलता रहेगा, पैसा रुपया मिलता रहेगा। और साथ में कहा गया कि कंपनी का जो शासन होगा, कंपनी का जो शासन होगा वो लिखित नियमों से ही चलेगा। पहले कंपनी का शासन कैसे चलता था, गवर्नर जनरल कह रहा है, अधिकारी कह रहे हैं, कर्मचारी कह रहे हैं, जैसा जिसका मर्जी वैसा चलेगा। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि नहीं, लिखित नियम के अलावा आपको अगर कोई नियम चलाते हो तो आपको लिखित नियम देने होंगे। और नियम कौन बना रहा है? ब्रिटिश क्राउन। अभी वहां से अधिनियम पास होकर आ रहा है, ठीक। और लिखित नियमों के साथ में विधियों की व्याख्या के लिए, विधियों की व्याख्या के लिए हेतु क्या बना दिए गए? न्यायालय स्थापित कर दिए गए। ठीक, कानून इसको माना जाता है, भारत की न्याय प्रणाली का जन्मदाता ही माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इससे पहले हो चुकी थी, वारेन हेस्टिंग्स काल में 1700 कब हुई थी? हाँ, 1774 में हुई थी। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वारेन हेस्टिंग्स एलिजा एमपे पहले क्या थे, उसके न्यायाधीश बने थे। अब न्यायाधीश क्या है, न्यायालय का क्या किया जाने लगा, विस्तार किया जाने लगा। और जो नियम कानून कहां से बनकर आते थे? ब्रिटेन से बनकर आते थे। अगर उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय करेंगे। और इस व्याख्या के आधार पर जो निर्देशक मंडल होंगे या कंपनी के या कहीं के भी, वो निर्देशक मंडल क्या करेंगे? भारत में शासन स्थापित करेंगे। ठीक, तो 2 चीजें हैं इसमें, छोटा छोटा है दोनों। एक तो याद रखिएगा 1786 का अधिनियम कार्यान्वित था, गवर्नर जनरल था, उसके पास 2 अधिकार दे दिए गए, विशेष परिस्थिति में अधिकार दिए गए। पहला कि परिषद के निर्णय को क्या कर सकता, रद्द किया जा सकता था, और प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति मिल गई इसको। दूसरा चार्टर्ड एक्ट 1793 हुआ, जिसमें क्या था, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। और जो कंपनी का निर्देशक मंडल हुआ करते थे उनको वेतन कैसे मिलता है? भारतीयों के राजस्व से प्राप्त होगा। और साथ में कहा गया कि कंपनी का जो नियम कानून है, जो भी चलाया जाता है, वो कैसे चलाया जाएगा? लिखित नियमों के आधार पर चलाया जाएगा। और लिखित नियमों की व्याख्या करने के लिए क्या बनाया जाएगा? न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। मामला क्लियर कर दिया गया। ठीक, अगला एक था आपका चार्टर्ड एक्ट 1813।
इससे सवाल पूछा हुआ है। चार्टर एक्ट 1813। इस समय दो गवर्नर जनरल थे। कुछ समय तक लॉर्ड मिंटो भी था और लॉर्ड हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, हेस्टिंग्स एक अलग है। वॉरेन हेस्टिंग्स उससे पहले चला गया, वो उसके बाद कारवानिस आ चुका था। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है और कुछ समय तक मिंटो भी था। तो ये ध्यान रखिएगा, एक मिंटो और दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग्स, दो लोग यहां पर काम करते हैं आधे आधे समय तक। जिस अधिनियम आया था उस समय आधे आधे समय पर ये दोनों थे। इसमें कहा गया चार्टर एक्ट 1813 में, अभी भी कंपनी व्यापार कर ही रही है, तो कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये पूछा हुआ है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, एकाधिकार समझते हैं ना, मोनोपोली, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन बड़ा अच्छा है, एक तो चीन के साथ और एक चाय का, चाय चीनी दोनों थे, इनके व्यापार को मुक्त रखा गया। क्योंकि चीन भी कहां है, यूरोप में आता है। तो चीन के साथ भी ये लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी न सिर्फ भारत के साथ व्यापार करते थे बल्कि किसके साथ व्यापार करते थे, चीन के साथ भी करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप पूर्व के साथ जो व्यापार कर रहे हो, भारत में अगर व्यापार कर रहे हो तो चाय के व्यापार को क्या किया जाएगा, आपका एकाधिकार रहेगा, कंपनी ही सिर्फ करेगी, बाकी लोग नहीं करेंगे। और दूसरा चीन के साथ चीनी का नहीं, शक्कर का नहीं कह रहा है, वो किसको कह रहा है, चीन के साथ अगर व्यापार कर रहे हो तो आपका एकाधिकार बना रहेगा। अभी भी चीन के साथ सिर्फ आप ही व्यापार कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखो तो भारत में दूसरी कंपनियों को आमंत्रित किया गया या दूसरी कंपनियां आ सकती थी, इसके लिए प्रावधान किया गया कि कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, यहां पर आ सकती है, लेकिन वो कंपनी कैसी होनी चाहिए, ब्रिटेन की होनी चाहिए, फ्रांस या कहीं और दूसरी जगह की नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में आकर क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है वैसे दूसरी कंपनियां भी हैं और अपना लाभ कमा सकती हैं। लाभ के बदले में क्या मिलेगा, ब्रिटेन सरकार को राजस्व यानी कर, टैक्स मिलेगा उनको। ठीक, तो इसके लिए ब्रिटेन की कंपनी को क्या किया गया, छूट दे दिया गया। दूसरा इसमें कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर, इसको भी पूछा हुआ है, भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया कि भारतीय शिक्षा पर, अब अंग्रेजों को क्या बनाना था, क्लर्क तैयार करने थे, क्योंकि अधिकारी तो कहां से आ जा रहे थे, ब्रिटेन से आ जा रहे थे, क्लर्क कहां से आएंगे, चपरासी कहां से आएंगे। तो उन्होंने भारत में जो है ये शिक्षा व्यवस्था देने की शुरुआत की है ना, आधुनिक शिक्षा के रूप में, और कहा कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हम क्या करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे, है ना। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीख जाएंगे लोग और हमारा काम करना आसान हो जाएगा। और इसमें क्या व्यवस्था किया गया, एक और व्यवस्था कही गई कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरियों को कहा गया कि आप क्या कर सकते हो, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में क्या कर सकते हो, आ सकते हो। वैसे पहला ईसाई धर्म प्रचारक भारत में 98 ईस्वी में आया था। पहला धर्म प्रचारक कब आया था, 58 ईस्वी में आया था और केरल पहुंचा, और जैसे ही धर्म प्रचार कर रहा था लोगों ने उसको चाकू मार दिया। ठीक है, चाकू मार के उसकी केरल में उसकी हत्या कर दी, मालाबार तट पर, केरल में। हाँ ठीक है, तो वो ध्यान नहीं रखना है। इन लोगों को कहा गया कि बिना अनुमति आप क्या आ सकते हो, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में आ सकते हो और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, यही इसको कहा गया। ठीक, इसके अलावा इनको कहा गया है कि जो पहले क्या था, प्रेसिडेंसी कहां थे, एक बंबई में, दूसरा कहां था, कलकत्ता और मद्रास। कलकत्ता प्रेसिडेंसी की राजधानी थी और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। अब इन प्रेसिडेंसियों में
ये कहा गया कि ये जो विधि बनाते हैं, ये जो भी कानून निर्माण करेंगे, विधि का निर्माण करेंगे, विधि का निर्माण तो कर सकते हैं, आगे चल के विधि निर्माण भी बंद किया गया इनका। ये विधि का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन विधि का जो अनुमोदन होगा, यानी स्वीकृति, अनुमोदन कहां कराना होगा? ब्रिटेन से कराना होगा इनको। ब्रिटेन के पार्लियामेंट से कराना होगा। कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये सब विधि का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन विधि का अनुमोदन कहां करवाना पड़ेगा कि आपकी विधि सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, इसके बारे में निर्णय कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार करेगी। आप नहीं करोगे कि इसका मतलब विधि आपकी कैसी है। ये तीनों प्रेसिडेंसी वो क्या करते थे, जिसमें जो कलकत्ता वाला था वो सबसे पावरफुल हुआ करता था, उनको रिपोर्ट करते थे, और वहां पर भी अनुमोदन करने का जरूरत कहां पड़ गया? अब ब्रिटिश सरकार इसका अनुमोदन करने लगी। ठीक, साथ में ब्रिटेन ने ये तो कहा है कि विधि का अनुमोदन करना होगा। जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी, गवर्नर जनरल, ये कहां होता था? बंगाल में। और गवर्नर ये कहां होते थे? मद्रास और बंबई में। मद्रास और बंबई के गवर्नर को क्या कहा था? सिर्फ गवर्नर कहा जाने लगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल, जो वारेन हेस्टिंग्स बना था पहला बार। अब ये गवर्नर जनरल और गवर्नर, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटेन। अब कंपनी नहीं करेगी। पहले क्या कर देती थी? कंपनी कर देती थी, क्योंकि कंपनी को व्यापारिक लाभ प्राप्त होता था। अब कहा गया कि नहीं, क्योंकि ब्रिटेन सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ये लोग प्रशासनिक काम भी देख रहे हैं, युद्ध का काम भी देख रहे हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति कौन करेगा? हम करेंगे। क्लियर? साथ में यह भी कहा गया कि ब्रिटेन को जो है, कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए, कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारत पर प्रशासन करने का अधिकार। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पहले आई हुई थी, लेकिन इसमें व्यापारिक एकाधिकार को जब समाप्त किया गया तो व्यापार करने के लिए कई कंपनियां आ गई यहां पर, और कई कंपनियां जब यहां पर काम करने लगेगी तो वहां के प्रशासन के लिए लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। तो जब प्रशासन की लड़ाई के लिए शुरू हो जाएगा तो बाकी कंपनियों को कहा गया कि आप सिर्फ व्यापार करो, और ये कंपनी क्या कर सकती है? एकाधिकार रहेगा, चीन और चाय के साथ इसका व्यापार एकाधिकार रहेगा, दूसरी चीजों का भी व्यापार कर सकती है, लेकिन प्रशासन पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रहेगा। कंपनी कहने का मतलब इसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है, बाकी कंपनियां आके व्यापार कर सकती हैं, लेकिन प्रशासन करने का एक अधिकार, दूसरा चीन के साथ व्यापार, और चाय का जो व्यापार करेगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक, क्योंकि प्रशासन का अधिकार किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बस 1813 के चार्टर टेक्ट में इतना ही। क्या क्या था? मिंटो और हेस्टिंग्स थे। 1813 में अधिनियम आया हुआ था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार को रखा गया, बरकरार रखा गया। दूसरा, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान रखा गया कि हम हर साल क्या करेंगे? 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और ईसाई मिशनरियों को यह भी पूछा हुआ है कि ईसाई मिशनरियों को किस अधिनियम के तहत दर्जा दिया आने के लिए, धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई। तो ईसाई मिशनरियों को 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या दिया गया? धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ में बंबई, कलकत्ता और मद्रास में जो वो हुआ करते थे, प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, उन प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल को कहा गया कि आप जो है क्या करोगे? जो भी विधि निर्माण करते हो, हमारे यहां से, यानी ब्रिटेन से अनुमोदन इसका आवश्यक है। अनुमोदन करा लोगे तभी आपका क्या हो जाएगा? विधि पारित किया जाएगा। और साथ में उनको कहा गया कि गवर्नर और गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति हो रही है, वो नियुक्ति अब कहां से होगी? ब्रिटेन से होगी। फिर कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि व्यापारिक अधिकार सारे लोगों को दिया जा चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि जो भारतीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में प्रशासन आप ही करो, क्योंकि पहले से प्रशासन चलता आ रहा है। आप सिस्टम को अच्छी तरीके से समझते हो, बाकी लोग कभी नहीं। तो चूंकि आप सिस्टम को समझते हो तो आप क्या करोगे? प्रशासन का काम करोगे। और कुछ है इसमें? पढ़कर आए हो नहीं तुम लोग? हैं? पढ़कर आए हो कि नहीं आए? पढ़े हो? ठीक। पढ़कर याद आने से ये पता चलता है कि हाँ, आप समझ रहे हो, और पढ़कर नहीं आते हो तो क्या हो जाता है?
पढ़ा हुआ आदमी भी अगर तुरंत पढ़ के नहीं आता है ना, तो उसको भूला भूला लगता है, भूला भूला याद आता है कि कुछ है भी कि नहीं हुए, ऐसा होता है। अगला चार्टर एक्ट था 1833 का, चार्टर एक्ट 1833। संवैधानिक विकास, संविधान में का सबसे पहला पार्ट संवैधानिक विकास सबसे बोरिंग पार्ट होता है, सबसे बोरिंग पार्ट। अगर इसको आपने पार कर लिया, इसके बाद संविधान में मजा ही मजा आता है, क्योंकि संविधान में एक से एक फिर आपको क्या निकलेंगे, मतलब अच्छा अच्छा चीज निकलते रहता है और इंटरेस्ट पैदा बन जाता है, फिर क्लास बन जाता है। लेकिन संवैधानिक विकास क्या है ना, ये जल्दी से याद नहीं होते, सब एक जैसे प्रावधान टाइप के लगते हैं, कुछ नए नहीं लगते हैं इसमें, सब एक जैसे हैं लेकिन बहुत अलग है। ठीक, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होता है 1858 के बाद, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होना शुरू होता है, लेकिन प्राचीन वाले इसको तो इसीलिए लेकिन ध्यान से याद करना, क्योंकि यहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए शुरुआती दौर में आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद ही कर लीजिएगा, रट ही लीजिएगा। सीधे सीधे प्रावधान पूछते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछता इसका, सीधे सीधे प्रावधान पूछता है। ठीक, 1833 के एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ब्रिटिश भारत के ये पूछा हुआ है, ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण, प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में पहला ठोस कदम है। कहने का मतलब यह है कि देखो, बंगाल भी एक प्रेसिडेंसी था, बिहार अपना कौन मद्रास और कलकत्ता वगैरह सब प्रेसिडेंसी थे, सब साम्राज्य विस्तार के लिए काम कर रहे थे, सब अपने अपने क्षेत्र में क्या कर रहे थे, युद्ध लड़ते थे, सब कब्जा करने का प्रयास करते रहते थे। तो पूरा ब्रिटिश क्षेत्र बिखरा हुआ था, एक नहीं था ब्रिटिश क्षेत्र, जो जहां है वहीं क्या कर रहा है, युद्ध लड़ ले रहा है, जीत ले रहा है, कब्जा कर लिया। तो 1833 के 33 ही है ना, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सबसे पहले तय किया गया कि ब्रिटिश भारत को क्या माना जाए, एक माना जाए। सर्वे किया गया और पता लगाया जाए कहां से कहां तक ब्रिटिश भारत क्षेत्र है, ब्रिटिश प्रशासनिक क्षेत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है। अब कैसे किया जाएगा, रणनीतिकबद्ध तरीके से साम्राज्य विस्तार किया जाएगा। तो प्रशासनिक एकीकरण उसके लिए क्या जरूरी है। दूसरा इसका फायदा यह था कि इसी समय यूरोप के अन्य देश भी यहां पर कब्जा करने के लिए आए हुए थे, पुर्तगाली आए हुए थे, फ्रांस आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, स्वीडिश भी आए थे, हॉलैंड आए, डच भी आए हुए थे। तो उन लोगों से क्या, अगर हम केंद्रीकृत प्रशासन में नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि वो लोग क्या करें, हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लें और हमको क्या करना पड़े, फिर से कब्जा करने के लिए क्या करने लगाना पड़ेगा, सैनिक संसाधन और राजस्व धन लगाना पड़ेगा। तो उससे सबसे पहले प्रशासनिक एकीकरण की दिशा में पहला ठोस कदम था कौन सा एक्ट, आपका चार्टर एक्ट 1833 का। तो सारा ब्रिटिश क्षेत्र क्या हो गया, एक हो गया, उसका एकीकरण किया जाने लगा। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, एकीकरण किया जाने लगा, अब एक कर लिया गया भारत को। अब जो सबसे बड़ा वाला था बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको कहा जाने लगा, अब वो बना भारत का गवर्नर जनरल। और ये कौन था, इसलिए बोला था कि वो याद कर लो, है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, आपसे ही पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, यहां से थोड़ी पूछेगा किस प्रावधान से भारत का गवर्नर जनरल बनता है, वो तो ये पूछता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जब वो भारत का गवर्नर जनरल पूछता है तो ऐसा लगता है कि ब्रिटेन ने जब शासन स्थापित किया होगा तब पहला वाला लगता है कि भारत का तो वही रहा होगा। तो भारत का नहीं था, वो पहले कहा था बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना। अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन रहा है, भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद क्या बनेगा, भारत का वाइसराय, यही बनेगा। ये मतलब ये पद आगे चलकर यही बदलेगा, तो सभी को जानना जरूरी होता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बन गया, पहला गवर्नर जनरल भारत का, क्योंकि प्रशासनिक एकीकरण किया जा चुका था और प्रशासनिक एकीकरण से भारत के लिए एक ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता थी जो पूरे भारत पर क्या कर सके, प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर सके। अब उसको कहा जाने लगेगा भारत का गवर्नर जनरल, और जो कौन बन गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब जब एक भारत बन गया है तो कानून भी एक ही भारत बनाएगा। तो कहा गया कि जो बंबई वाला है,
और जो मद्रास वाला है, इनके गवर्नर को विधि बनाने से यानी कानून बनाने से वंचित कर दिया गया। अब विधि कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा भारत के लिए, या ब्रिटिश क्राउन। क्लियर? अब जो निचले स्तर पर जो गवर्नर जनरल थे, इसको प्रमोशन हो गया अब इसका। तो जब पहले भी प्रमोशन हो गया था और प्रमोशन हो गया, अब एक पूरा चूंकि भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था, तो पूरे संपूर्ण भारत क्षेत्र के लिए जो कानून बनाएगा ये कर सकता था। बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को कहा गया कि आप अब विधि नहीं बना सकते हो। अब जो भारत का गवर्नर जनरल जो विधि बनाएगा, वो विधि आपको क्या होगी? मान्य होगी, उस विधि को मानना पड़ेगा। क्लियर? और कहा गया कि कंपनी के सभी व्यापार, अभी तक क्या था? एक तो चीन के साथ व्यापार और एक चाय का व्यापार बचा हुआ था। अब कहा गया कि कंपनी का समस्त व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का चीन मीन सबका, चीन के साथ भी और आपका चाय का, कंपनी का, ऐसे सीधी लिख लो, समस्त व्यापारिक अधिकार, एकाधिकार कर लो, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कोई व्यापारिक एकाधिकार नहीं रह गया, यहां तक कि चीन के साथ भी नहीं और चाय के साथ भी नहीं। तो 13 और 33 में याद रखना, 13 में क्या हुआ था? एकाधिकार खत्म हुआ था, लेकिन चीन और चाय के साथ बरकरार था। 33 में क्या हुआ? वो भी समाप्त हो गया। कंपनी अब सब सामान्य कंपनी बन गई। कंपनी कैसी हो गई? सब कंपनियों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो गई। पता है ईस्ट इंडिया कंपनी अभी है कि नहीं? हाँ, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है कि नहीं है? अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भारतीय ने खरीद लिया है और वो भी दिवालिया हो गया है। ठीक है, वो भी क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया है। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले खबर आई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भारतीय ने खरीद लिया है, और वो भी अपने आप को क्या कर दिया? घोषित कर दिया। इसीलिए खरीदा ही था उसको कि इसको मैं दिवालिया घोषित करूंगा। ठीक है, उस कंपनी को क्या कर दिया? खरीद के इतना बेइज्जती किया कि उसको दिवालिया ही घोषित कर डाला। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरे विश्व पर शासन करती थी, वही कंपनी। ठीक है, इसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया और एक और व्यवस्था की गई। अब इनको चूंकि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, प्रशासनिक एकाधिकार, अब इनको जरूरत पड़ने लगा अधिकारी का। क्योंकि अब कैसा था? योग्यता के आधार। अब कंपनी का शासन वासन यहां पर क्या हो गया? व्यापारिक मात्र रह गया, प्रशासन का कुछ नहीं रह गया। और प्रशासन पर पूरा अधिकार किसका हो गया? ब्रिटिश प्रशासन का हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल स्थापित हो चुका था। तो अब इनको अधिकारियों की जरूरत पड़ रही है। तो अब सिविल सेवकों का जरूरत पड़ा इनको। तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, सिविल सेवकों की भर्ती प्रारंभ हुई। सिविल सेवकों की क्या हो गई? भर्ती प्रारंभ कर दी गई। किसके माध्यम से? प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से। ठीक। इसके अलावा एक गवर्नर जनरल का जो परिषद हुआ करता था, गवर्नर जनरल के परिषद में, क्योंकि इस गवर्नर जनरल का क्या था? अब अकेला हो गया, इन लोगों को विधि बनाने से क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया। अब इस गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण करना था। तो पूरे भारत के लिए कानून का जब निर्माण करेगा तो सब तो ज्ञानी, कानून के ज्ञानी है नहीं। तो इस गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य की क्या कर दी गई? नियुक्ति कर दी गई। और यह व्यक्ति था लॉर्ड, कौन था? मैकाले। आपके देश, हमारे देश में जितने भी कानून हैं अभी वर्तमान में, वो सब के सब लॉर्ड मैकाले के बनाए हुए हैं। आईपीसी, सीपीसी, संपत्ति अधिकार, जितने भी 1859-60 सब कानून उसी समय बने हुए, मेन कानून जितने भी हैं। ठीक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी वगैरह सब उसी समय बनाए। तो गवर्नर जनरल की परिषद में अब चूंकि गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण कर रहा था, तो उसके लिए एक विधि सलाहकार की जरूरत पड़ी। और विधि सलाहकार कौन था? लॉर्ड मैकाले। लेकिन विधि सलाहकार के इसे ये रखा गया कि ये क्या नहीं कर सकता है? मतदान यानी वोटिंग नहीं कर सकता है। जब भी किसी मामले में सिर्फ सलाह देगा, कानून बनाते समय क्या देगा? सलाह देगा। इसमें वोट देने का इसके पास अधिकार नहीं रखा गया। बोर्ड में वही सदस्य शामिल होते थे जो गवर्नर जनरल की परिषद में, जो 3 सदस्यीय परिषद थे, वही लोग क्या करते थे? वोट वगैरह दे सकते थे।
बाकी लोग वोट देने का अधिकार नहीं रखा गया था। ठीक, फिर बाद में इसकी अध्यक्षता में 1834 में विधि आयोग ही बन गया, जिसका अध्यक्ष कौन था? यही मैकाले। ठीक, और कितने सदस्य थे इसमें? 4 सदस्य थे, 4 थे। काम था इनका विधि का यानी कानून का संहिताकरण। संहिता मतलब समझ रहे हैं ना? संहिता मतलब बंच बनाना है इनको, उनको क्या करता है? कंपाइल करना है, एक किताब के शक्ल में लाना है, और वही किताब शक्ल अभी भी चल रहा है। ठीक, तो इतने ही प्रावधान की इसमें। अच्छा, 2-3 चीज इसमें और कुछ हुआ था। एक ये था कि इस एक्ट के द्वारा इससे संबंधित नहीं है, लेकिन भारतीयों की दशा सुधारने के लिए ध्यान रखिएगा, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। दास प्रथा पर क्या किया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन फाइनली जो दास प्रथा, अच्छा सॉरी, प्रतिबंध नहीं, विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। यही शब्द लिखिएगा, विधि विरुद्ध। लेकिन फाइनली दास प्रथा पर प्रतिबंध जो लगा पूरी तरीके से, वो लगा लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 में। कितने साल बाद? 10 साल बाद। इसलिए विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा, लेकिन दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? एलनबरो के काल में। तो विधि विरुद्ध घोषित किया वो अलग याद रखिएगा, और प्रतिबंध जो लगाया गया वो अलग याद रखिएगा। इसी अधिनियम के तहत लगाया गया, चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। याद रहेगा ये? क्या क्या ध्यान रखना है कि चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक एकीकरण की दिशा में पहला ठोस कदम था, प्रशासनिक एकीकरण किया गया। बंगाल को गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और मद्रास और बंबई वाले गवर्नर जनरल को विधि बनाने से क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। इसके कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और साथ में जब इनका प्रशासनिक काम इनका बढ़ा, तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की क्या होने लगी? चयन होने लगा, और योग्यता के आधार पर तय किया गया कि जो योग्य व्यक्ति होगा उसी को क्या किया जाएगा? ये आपका प्रशासन में रखा जाएगा। पहले तो कंपनी किसी को भी रख लेती थी। ठीक, इसके बाद इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है, उसमें विधि आयोग सदस्य की नियुक्ति कर दी जाएगी, और वो सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई, जो 4 सदस्यीय परिषद हुआ करता था, और इसमें क्या किया? इसका काम था विधि का संहिताकरण। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत जो दास प्रथा थी उसको विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। बाद में लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 में इसे क्या कर दिया गया? दास प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। दास प्रथा का मतलब समझते हैं ना? ऐसा नौकर जो कुछ ना बोले, ठीक है, चुपचाप काम करता रहे, इसको खाना पानी देते हैं या नहीं देते हैं, दास टाइप का रहे। और दास कैसे चलता था? पारिवारिक रूप से चलता था। पिताजी हैं दास, तो उनके बेटा भी दास रहेगा, फिर उनके बच्चे भी दास रहेंगे, एक क्रमानुसार चलता रहता था। ठीक, बिठा दे। समझ में आ रहा है ना कि सब ऊपर से जा रहा है? समझ में आए तो हाँ कहना। यहां तो सब समझ में आता है, घर जाने के बाद समझ में नहीं आता है। ठीक है, यहां तो सब समझ में आएगा। इसके बाद इसका सेगमेंट का 1858 से पहले 1853 में क्या आया? अंतिम चार्टर्ड एक्ट आया, मतलब इसका 1858 से पहले दो भागों में बांटे हैं अपन। तो 1853 चार्टर एक्ट 1853, इसमें क्या हुआ था? इसी काल में गवर्नर जनरल था डलहौजी। डलहौजी एक जगह का भी नाम है, और डलहौजी को कहा जाता है कि बहुत साम्राज्यवादी था। ये हड़प नीति वगैरह वगैरह इसका ही सब चलता था। बहुत खतरनाक आदमी था। सबसे कम रूम में बना था ये, सबसे कम रूम में जो व्यक्ति था गवर्नर जनरल बना था, लेकिन इतना ज्यादा साम्राज्यवादी था कि हर समय इसके दिमाग में चलता था ब्रिटिश भारत को कैसे बढ़ा दिया जाए। हर तरीके से जो भी लगता था वो तरीका अपना लेता था वो। ठीक, और अंतिम में साम्राज्य विस्तार किया भी। इसी की वजह से तो 1857 क्रांति को जन्म दिया। पैदा खैर कैनिंग काल में 1857 की क्रांति हुई, लेकिन जो पृष्ठभूमि थी इसी की वजह से पैदा हुआ था, क्योंकि साम्राज्यवाद को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया इसने।
ठीक, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो बता दे रहा हूं। 1853 से 53 के बीच में 1800 छोड़िए, इसको मत लिखिए, ये कंफ्यूज करता है, हर बार कंफ्यूज करता रहना। गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की परिषद को, जो गवर्नर जनरल का जो परिषद हुआ करता था, उस परिषद को अब पहले व्यापारिक कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद थी, उनको क्या किया गया, व्यापारिक और प्रशासनिक को अलग किया गया। अब प्रशासनिक में भी दो भाग कर दिए गए, एक भाग कर दिया गया प्रशासन का और एक भाग हो गया कानून निर्माण का, यानी विधि निर्माण का। तो गवर्नर जनरल की परिषद को विधि निर्माण एवं प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग किया गया। अब प्रशासन में भी दो भागों में बढ़ गया, एक विधि का काम अलग हो गया और प्रशासन का काम अलग हो गया। पहले व्यापारिक अलग था, व्यापारिक से प्रशासन अलग हुआ, प्रशासन से प्रशासन और विधि अलग हो गए। ठीक, और इसके लिए अब चूंकि प्रशासन काम तो गवर्नर जनरल देख ही रहा है, विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक 12 सदस्यीय क्या बनाया गया, विधान परिषद बोलते हैं, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक, का निर्माण किया गया। ठीक, भारत के अंदर ही, ब्रिटेन में नहीं, भारत के अंदर ही 12 सदस्यीय लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद होगा, उसका क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया कि ऐसे लोग होंगे जो विधि निर्माण के, जैसे अभी संसद विधि निर्माण का काम करती है ना, वैसे विधि निर्माण का काम क्या कर दिया गया, शुरुआत कर दिया गया। ठीक, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में विभिन्न प्रांतों एवं क्षेत्रों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया। माने कि एक लघु संसद जैसा क्या हो गया, काम हो गया। कानून निर्माण की दिशा में, संसद की स्थापना की दिशा में क्या था, पहला कदम ऐसा था कि जो निर्माण और विधि कार्य दोनों अलग किया, और विधि निर्माण के लिए क्या किया गया, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद का गठन कर दिया गया, जो कितनी सदस्य होती थी, 12 सदस्य होती थी। और वो काम क्या करता था, वो क्षेत्रीय जो है वो, और जो आपका विभिन्न प्रांत के जो प्रतिनिधि थे, वो मिलकर क्या करते थे, कानून निर्माण का काम करते थे, जिसे लघु संसद कर दिया गया। वैसे ये कानून को गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी, क्या कर देना, उसको रद्द कर देना, वो मौजूद थी। गवर्नर जनरल अभी भी कानून को क्या कर सकता था, रद्द कर सकता था। साथ में एक तो ये वाला हो गया विधि वाला लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इधर गवर्नर जनरल के परिषदों में छह नए सदस्य, इनकी नियुक्ति होने लगी। कहने का मतलब यह है कि प्रशासन का काम कौन देख रहा है, गवर्नर जनरल, और विधि का काम कौन देख रहा है, विधान परिषद, है ना। विधान परिषद कितना हो गया, 12 सदस्य, और इसमें 6 3 9, पहले 3 सदस्य थे, अब कितने सदस्य और हो गए, 9 सदस्य हो गए। 9 लोग प्रशासन का काम देखेंगे और 12 लोग किसका काम देखेंगे, विधि निर्माण का काम देखेंगे। ठीक, और क्या है इसमें, लेकिन ये जो विधि का निर्माण करेंगे, इनमें वीटो की शक्ति किसको प्राप्त थी, गवर्नर जनरल को। अगर ये विधि निर्माण करते हैं, क्षेत्रीय जो प्रांतीय सदस्य हैं, वो अगर किसी तरह का विधि निर्माण करते हैं और गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आया, तो वो क्या कर सकता है, वीटो कर सकता है। वीटो मतलब मना कर सकता है कि ये पारित नहीं किए जाएंगे। ठीक, साथ में जो भारत में गवर्नर जनरल है,
भारत के गवर्नर जनरल के सहायता हेतु लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या कर दी गई? नियुक्ति कर दी गई। और एक और चीज ध्यान रखिएगा जो इससे अलग है, अब जो प्रतियोगी परीक्षा होने लगे, प्रतियोगी परीक्षा, वो कैसे होने लगे? सीधी भर्ती से। बस सीधी भर्ती से पेपर होने लगे, तो इसके तरीके से क्या होने लगा? इनका विस्तार होने लगा। तो जो पहला वाला जो उसका सेगमेंट था, वो सेगमेंट 1858 वाले जितने भी हैं उनको लगभग हमने क्या कर लिया है? देख लिया है। ठीक, कल अपन क्या करेंगे? जो 1858 से लेके 1947 वाला सेगमेंट देखेंगे। तो एक बार उसको पढ़कर आइएगा आप लोग।